एक्चुअली जो इडियोमेट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो जो ये वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का है। और इसमें आप इडियो को पहले सेपरेट कर लो, इडियो को अलग कर लो। आप ये इडियो आप अलग कर लो और मेट्री को अलग कर लो। मेट्री को अलग कर लिया। जो मेट्री है, इस मेट्री का मतलब आप सभी को ही जानते हो पहले से ही, मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आया कहां से है? मीटर से आया है। तो इडियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसे आप दो पार्ट में बांट लो, एक इडियो और एक मेट्री। मेट्री बेसिकली मीटर से आया है और पूरा मतलब इसका मेजरमेंट होता है। जो इडियो है, इडियो को दो पार्ट में फिर बांट लो आप। इसको दो पार्ट में बांट लिया। एक तो हो गया ईयू और एक हो गया डीओ। तो जो डीओ का मतलब होता है, डीओ DIO, डीओ का मतलब होता है हेवनली। और ईयू का मतलब होता है गुड, हेवनली और गुड। फिर दोबारा देखो, इडियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इडियो सेपरेट करो, मेट्री को अलग करो। मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। ये मीटर से आया है, इसका मीनिंग है मेजरमेंट। और जो इडियो है, इसको दो पार्ट में आप फिर डिवाइड कर लो। ईयू इसका बेसिकली प्रीफिक्स है। ईयू इसका प्रीफिक्स है और डीओ जो है इस इडियो का सफिक्स है। ये जो डीओ है, डीओ ये इसका सफिक्स है। तो ईयू का मतलब होता है गुड और डीओ का मतलब होता है हेवनली। आप वैसे भी ये से समझ सकते हो कि जो आप डीओ लगाते हो उससे आपको अच्छी फीलिंग आती है, हेवनली फीलिंग आती है। अब इसका इस्तेमाल ग्रीक लोग क्यों करते थे? अच्छी हवा के लिए, नाइस एयर के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। यानी कि हेवनली फीलिंग एयर के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो हेवनली फीलिंग एयर कब होगी? जब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। सबसे पहले इडियोमेट्री का इस्तेमाल एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज डिटरमिन करने के लिए किया गया था। सबसे पहला जो यूज़ है वो इडियोमेट्री का सबसे पहला यूज़ है टू डिटरमिन O2 इन एयर। सबसे पहला इस्तेमाल इसका ये है। तो ये तो हो गई इसकी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, इडियोमेट्री जो है ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एक पार्ट इससे सेपरेट कर लो इडियो और एक पार्ट सेपरेट कर लो मेट्री। मेट्री आया है मीटर से, इडियो के दो पार्ट कर लो, ईयू और डीओ। डीओ का मतलब हेवनली, ईयू का मतलब गुड। सबसे पहले इसका यूज O2 प्रेजेंट इन एयर को रिड्यूस करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से IIT में कुछ नहीं होना है। IIT में कभी भी ये कभी कुछ नहीं पूछता है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं पूछता है कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या क्या नहीं है। IIT तो कुछ अलग चीज चाहता है। IIT तो न्यूमेरिकल्स की बात करेगा। वो कभी ये नहीं मानता कि इडियोमेट्री की मीनिंग क्या है।
लेकिन जो स्टूडेंट होता है 11th का बेसिकली स्टूडेंट होता है, उसे इडियोमेट्री ये जो वर्ड है यही परेशान करने लग जाता है, तो वह आगे कुछ करता नहीं है। इसीलिए इडियोमेट्री वर्ड की मीनिंग बतानी पड़ी कि भैया इडियोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इस इडियोमेट्री का सीधा सीधा ये मतलब है कि मेजरमेंट करें। किसका मेजरमेंट करें? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का मेजरमेंट करें। तो इडियोमेट्री की डेफिनेशन क्या आती है? डेफिनेशन जो इडियोमेट्री की आती है उसे देखो। इडियोमेट्री की जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के वॉल्यूम को आप मेजर करें, वही इडियोमेट्री है। गैस के वॉल्यूम को आप मेजर करें, वही इडियोमेट्री है। अब ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं? एक्चुअली हुआ क्या, जब इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल वगैरह आए, आप जानते हो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, तो वो फ्यूल जो है उनका एनालिसिस करना जरूरी हो गया। तो जब उनका एनालिसिस करना जरूरी हो गया तो कैसे एनालिसिस होगा भाई? गैसियस फ्यूल का एनालिसिस उनके वॉल्यूम के मेजरमेंट से होगा। इसीलिए ये जो इडियोमेट्री वर्ड था वो एज इट इज इस्तेमाल होने लग गया। और अब जो हम नई डेफिनेशन देंगे वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ percentage of gaseous mixture by measuring the volume of gases obtained by combustion of गैस मिक्सचर। कुछ इस तरह से भी हम चाहें तो डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, जिसका यूज आप बार 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 इस चैप्टर में करते रहोगे। लेकिन इससे भी कुछ खास काम नहीं चलता है, इससे भी कुछ होता नहीं है। तो अब चलेगा किससे काम? देखो भाई, सबसे पहले इसमें दो जो लॉज हैं उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। जो इसके लिए ब्रह्मास्त्र है DTAC, जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। तो उसको मैं दोबारा से फिर एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यानी कि जो सबसे बड़ा हथियार है इस काम के लिए वो है DTAC, और जो दूसरा बड़ा हथियार है इस चैप्टर में जो भी कुछ हम करते हैं, गैसेस की परसेंटेज को एनालाइज करते हैं, उनकी कंपोजिशन को देखते हैं, गैसेस मिक्सचर की कंपोजिशन को देखते हैं, उन सब के लिए हमारे पास जो टूल हैं वो दो हैं। उनका नाम है DTAC और स्टोशियोमेट्री। तो देखो भाई, जो टूल्स हैं, टूल्स फॉर न्यूमेरिकल्स, ऑफ इडियोमेट्री। इडियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए क्या हथियार इस्तेमाल किया गया है? एक तो है DTAC, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन, और दूसरा जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो है स्टोशियोमेट्री। ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले आपको DTAC, इस पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्योंकि पढ़ा तो बहुत कुछ चुका हूं मैं,
तो इसे वो तो बात नहीं रह गई कि मैं इसे रिपीट करूं, लेकिन थोड़ा सा चलो कंसीडर करो, ये CXHY है, यहां प्लस O2 करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस H2। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस मैंने नहीं करी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप DTAC फॉर कार्बन अप्लाई करो, कार्बन के लिए अप्लाई कर दो। तो कार्बन कितना है यहाँ पर X है, तो X इंटू मोल्स ऑफ CXHY, यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ है 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। आप अब हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर दो, तो DTAC फॉर हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, Y हैं, तो Y इंटू मोल्स ऑफ CXHY, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O आएगा। अब जरा दोबारा देखो, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो। जब ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करोगे DTAC फॉर O, तब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 आएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, जब 2 है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O आएगा। ठीक है भाई, ये तो रही DTAC की बात। अब चलते हैं स्टोशियोमेट्री में, ये कैसे होगा। कंसीडर करो आप कि यही CXHY प्लस O2 यही प्रोड्यूस कर रहा है CO2 प्लस H2O, कुछ ऐसा ही है। और अब हमें इसे बैलेंस करना है, क्योंकि स्टोशियोमेट्री में बैलेंस इक्वेशन जरूरी होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है तो सारा मामला खराब है। चलिए अब इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर X है तो CXHY प्लस O2, इसे प्रोड्यूस कर दो XCO2 प्लस H2O। अब ठीक है भाई, हाइड्रोजन का नंबर है, हाइड्रोजन के लिए कर दीजिए CXHY प्लस O2, ये XCO2 प्लस यहाँ पर बन जाएगा Y/2 H2O। अब ये Y/2 क्यों आया भाई, अरे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Y ही तो आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का नंबर है कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का नंबर है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2x हो गया, 2x है ये। यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, ये Y/2 ऑक्सीजन हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 2x, इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो 4x प्लस y, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। दोबारा से फिर चाहो देख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2x है, यहाँ पर ऑक्सीजन Y/2 है। इससे पहले हाइड्रोजन की बैलेंसिंग चाहो देख लो, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगा तो ये Y आ जाएगा, यहाँ पर Y है। अब यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो इतना ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ करो आप कि CXHY प्लस 4x प्लस y कर दो और यहाँ O2 कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 2/2 कर दो। जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इतना तो नहीं आएगा। क्या किया जाए इसके लिए, भैया ये 4x प्लस y/2 आना चाहिए ना, तो यहाँ पर आप 4 कर दो, 4 कर दो। जब 4 करोगे, ये जब 2 यहाँ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y/2 आ जाएगा और आ जाएगा ये। अब ये बनेगा XCO2 प्लस y/2 H2O। दोबारा से देखो, कार्बन बैलेंस किया,
तो ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से कार्बन बैलेंस किया, यहाँ पर X आ गया। हाइड्रोजन बैलेंस किया, यहाँ पर Y/2 आ गया। अब टोटल ऑक्सीजन देखा तो ये 2x + Y/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4x + Y/2 आ गया। ठीक है जी, 4x + Y/2 आ गया। हमें क्या करना है, इतनी ही ऑक्सीजन हमें इस साइड भी चाहिए। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो 4x + Y/4 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब आप देख लो, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या ये सेम नहीं आ गया? सेम आ गया, तो वो इशू नहीं है। अब आप देखो, आप यहाँ से इनके बीच में अगर मोल्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मोल्स ऑफ CXHY ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/X इंटू मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, अगर आपको इसके और इसके मोल्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे? मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू 4/4x + y इंटू ये आ जाएगा मोल्स ऑफ O2। इसको उल्टा कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से 2 लॉ आपको काम आएंगे, जिसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कई बार पूरा मोल कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूँ। मोल कॉन्सेप्ट ने और दुनिया भर के चैप्टर्स में बता चुका हूँ, तो इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी टूल्स क्या इस्तेमाल करेंगे? DTAC और स्टोशियोमेट्री। DTAC में बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है, स्टोशियोमेट्री में बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब आइडियल गैस इक्वेशन का इसमें क्या यूज़ है उसे भी ज़रा समझो कि आइडियल गैस इक्वेशन का इसमें क्या इस्तेमाल होना है, उसे भी ज़रा समझिए। क्या भाई, आप तो कहते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। आपको 2 सिचुएशन लेनी है, 2 हालात लेनी है। एक तो आप लेंगे केस फर्स्ट, इसकी बात करेंगे। एक लेंगे आप केस सेकंड, इसकी बात करेंगे। जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या करेंगे भाई? केस फर्स्ट में आप प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे। P एंड T इन दोनों को आपने कांस्टेंट ले लिया, ये दोनों कांस्टेंट है। P और T ये दोनों कांस्टेंट है। जब P और T कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप गैस के मोल्स की जगह पर गैस के वॉल्यूम को ले सकते हो। गैस के मोल्स, अरे भाई ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स हो गए, नहीं हो गए? तो ऐसी कंडीशन में आप चाहो तो गैस के मोल्स की जगह पर गैस के वॉल्यूम को ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, CXHY + O2 था, इसने बनाया CO2 + H2O, ऐसा कुछ बना दिया। तो जब आप DTAC फॉर कार्बन इस्तेमाल करेंगे तो अब मोल्स जहां पर लिखते थे, मोल्स की जगह पर आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। मोल्स की जगह पर वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करोगे आप? X इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY ऐसा कुछ लिखेंगे और इसके बाद यहां पर 1 है तो यह आ जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2। अब आप देखो DTAC फॉर कार्बन हो गया तो DTAC फॉर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो DTAC फॉर हाइड्रोजन की बात करोगे तो DTAC फॉर हाइड्रोजन में क्या आएगा भाई? Y इंटू वॉल्यूम ऑफ
CxHy इज इक्वल टू, यहां पर 2 है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O आ जाएगा। इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे। अब केस 2 में क्या है? केस 2 में हमें मानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT में V एंड T ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। ये दोनों चीजें क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N आ जाएगा, यानी कि गैस के मोल्स की जगह पर आप गैस के प्रेशर को ले सकते हो। गैस के मोल्स की जगह पर आप गैस के प्रेशर को ले सकते हो। चलिए इसी की बात कर लेते हैं हम। अगर ये CxHy प्लस O2 ये प्रोड्यूस कर रहा है CO2 प्लस H2O, तो अगर आप DTAC फॉर कार्बन यूज करते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? X इंटू क्या, अब प्रेशर लिखना है, मोल्स की जगह पर प्रेशर लिखना है, P ऑफ CxHy और यहां पर 1 है तो 1 इंटू P ऑफ CO2 आ जाएगा। तो दो बात हो गई। आप चाहो तो हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा, वो कोई मामला नहीं है। अगर आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, किस चीज की इंफॉर्मेशन? कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है या वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको प्रेशर टेम्परेचर ही कांस्टेंट मानना चाहिए। यानी कि ये जो केस है ये जनरल केस है इडियोमेट्री में, ये जनरल केस है इडियोमेट्री में। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप मान के चलोगे कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और अब आप वॉल्यूम को लेने के लिए पूरे हकदार हैं कि वॉल्यूम को ले लो किसकी जगह पर? मोल्स की जगह पर। और इडियोमेट्री है भी क्या? वॉल्यूम का मेजरमेंट ही है। गैस वॉल्यूम का मेजरमेंट ही इडियोमेट्री है। अब सीधी सीधी बात है भाई, ठीक है, गैस के वॉल्यूम का मेजरमेंट वो इडियोमेट्री है, पक्की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैस के वॉल्यूम का मेजरमेंट वो इडियोमेट्री है। अब मान लो कि आपको गैस मिक्सचर में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया। मैं आपको बताऊं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। मान लो आपको कुछ ऐसा मिक्सचर दे दिया जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें नाइट्रोजन है। अब आपको करना क्या है? समस्या क्या खड़ी हुई कि आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम सेपरेट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम सेपरेट चाहिए और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी सेपरेट चाहिए। कंसीडर करो कि यहां पर जो टोटल वॉल्यूम है वो कंसीडर कर लो x मिलीलीटर है, मान लो। तो क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि जिससे हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी पता चल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पता चल जाए? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है। क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए? आप लोग केमिस्ट्री आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सोचो, खूब सोचो कि क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम को अलग से देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को अलग से हमें पता चल जाए और नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमें अलग से पता चल जाए। तीनों के वॉल्यूम का जो सम है वो x मिलीलीटर है। क्या सोच सकते हैं आप? इस प्रॉब्लम को बिल्कुल इंस्टेंटली कैसे सोल्व किया जाए? मैं आपको बताता हूं। कुछ भी नहीं करना है, आप सबसे पहले क्या करो कि इसको अल्कलाइन पायरोगैलोल से भेज दो। किसको? इस सॉल्यूशन को
एल्कालाइन पैरोगैलोल एक सब्सटेंस होता है, टेंशन मत लो मैं लिखवाऊंगा, एल्कालाइन पायरोगैलोल, यहां से आप इसे पास कर दो, एल्कालाइन पायरोगैलोल से इसे पास कर दो। अब इस एल्कालाइन पैरोगैलोल की खासियत क्या होती है, इसकी खूबी क्या होती है, इसकी खूबी या इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खूबी या खासियत ये होती है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर यहीं पर एब्जॉर्ब हो गई तो अब इस केस में बचेगा क्या, यहां पर बचेगा क्या, यहां पर CO2 बचेगी और N2 बचेगी। यहां पर क्या हुआ, O2 एब्जॉर्ब्ड, ये ऑक्सीजन जो है ये एब्जॉर्ब हो चुकी है, किसमें, इन एल्कालाइन पैरोगैलोल में, एल्कालाइन पैरोगैलोल में, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब कंसीडर करो कि इसका जो वॉल्यूम आ गया वो YmL आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहा होगा, टोटल में से इसे माइनस कर दो तो x माइनस वाई आ गया, यानी कि जो ये आसपास है इसमें x माइनस वाई ml ऑक्सीजन थी, क्योंकि ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब हो चुकी है उसके बाद जो वॉल्यूम बचा है वो y बचा हुआ है, इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड वॉल्यूम जो है वो x माइनस वाई है। अब आगे क्या करो, आगे काम ये करो कि इसे फिर अब एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के सॉल्यूशन से पास कर दो, इसे अब एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के सॉल्यूशन से पास कर दो। तो ये एक्वस KOH या एक्वस NaOH करता क्या है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तो फिर क्या कहानी बचेगी, बचेगा केवल नाइट्रोजन, यहां पर केवल नाइट्रोजन आ गया। इसका वॉल्यूम देखो कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम मान लो ZmL है, तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल गया, तो CO2 का वॉल्यूम कितना रहा होगा, CO2 का वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है Y माइनस Z रहा होगा। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 जो थी वो अगर आप देखोगे तो बड़े आराम से पता चल गया कि ये Y माइनस ZmL थी, जिसमें कहीं कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। मैं कैपिटल Z लिख देता हूं, इतने ml थी। तो हम एब्जॉर्प्शन के बाद फिर हम गैसेस मिक्सचर के अलग अलग वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस किस में एब्जॉर्ब होगी, ये हमें याद होना चाहिए। तो मैं आपको लिखता हूं गैस और वो कहां एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर मैं पॉइंट 2 की टेबल बनाता हूं, यहां पर लिखता हूं गैस, और जब गैस लिखता हूं तो उसके बाद में लिखता हूं कि ये एब्जॉर्ब कहां हो रही है, इसका एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है। देखो भाई ये गैस है, यहां पर जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सॉल्यूशन इन विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड,
जिसमें गैस एब्जॉर्ब हो गई। क्या है भाई? आप ऑक्सीजन बोलो, इसके लिए मैंने बता दिया, ये अल्कलाइन पायरोगैलॉल है। मैंने H2O की बात कर दी, पानी ले लो भैया, ये भी गैस हो सकती है ना, वेपर की फॉर्म में हो सकती है, तो गैस है ही है। इसके लिए दो सब्सटेंस है जिसमें एब्जॉर्ब हो सकती है। एक तो हो सकती है एनहाइड्रस CaCl2 में, दूसरा हो सकती है कंसंट्रेटेड H2SO4 में भी हो जाती है। ये दो में हो जाती है। अब आप ले लो ओजोन को। ओजोन के लिए चाहिए टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल, जिसे आप सीधी सीधी लैंग्वेज में कहते हैं तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में ये हो जाती है। अब आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके लिए मैं बता चुका हूं आपको कि ये किस में एब्जॉर्ब होगी। ये एब्जॉर्ब होती है, CO2 है, CO2 एक्वस NaOH में या फिर एक्वस KOH में, यहां ये एब्जॉर्ब होगी। और भी गैसेस का है, लेकिन आपका इनसे काम चल जाएगा, इनसे काम चल जाएगा कि हाँ ये कहां पर कितने क्या एब्जॉर्ब होगी। कुछ छोटी छोटी बातें और आप इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? छोटी छोटी बात मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है, ये जो ओरिजिनली ये चला था, गैस मेजर करो, डायरेक्ट गैस मेजर करो, एयर में कितनी ऑक्सीजन है उसको मेजर करो, उसके लिए चला था। लेकिन बाद में फिर ये कंबस्शन के लिए हो गया, कंबस्शन के लिए बेसिकली हो गया बाद में। मान लो यहां पर आपके पास हाइड्रोकार्बन है और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका आपने कंबस्शन कराया। कंबस्शन का मतलब भी लिखवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, कंबस्शन कराया। अगर इसका कंबस्शन कराया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपने एयर या फिर ऑक्सीजन पास करी है और इससे क्या हुआ कि इसका कंबस्शन हुआ। तो कंबस्शन, हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से बनेगा क्या? हाइड्रोजन कार्बन के कंबस्शन से बनेगा CO2 और H2O। दिक्कत ये आती है कि जो H2O है, H2O खुद ही लिक्विड की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब ये ऑटो सेपरेशन एज H2O लिक्विड। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जो इसका होता है कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि जो ये गैस थी ये लिक्विड में खुद ही बदल जाती है। तो ये तो खुद ही सेपरेट हो गई कंडेंसेशन की वजह से। तो यहां बचेगा क्या? CO2 बचेगा। तो इसी का तो हम वॉल्यूम मेजर करेंगे। इसका मतलब है कि कंबस्शन में जहां पर पानी बनता है, पानी खुद ही कंडेंस हो जाता है और मेजरमेंट से पहले ही वो सेपरेट हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं उसी कंटेनर में रहे लेकिन गैस वॉल्यूम की मेजरमेंट में वो ना आए, ऐसी कहानी हो सकती है। तो अब देखो, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि जो भी गैस के कंबस्शन के बाद, जो भी हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन के बाद जो भी पानी बनेगा वो मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब है वो पहले ही सेपरेट हो जाएगा। जब तक आप उसके वॉल्यूम को मेजर करोगे उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं लिक्विफाई हो जाएगा, वो लिक्विफिकेशन हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट, इस बात को इस तरह से ध्यान रखो कि बिफोर मेजरमेंट ऑफ gaseous mixture obtained by
कंबस्शन, कंडेंसेशन, व्हाट, कंडेंसेशन ऑफ H2O वेपर और H2O gas takes place and hence measured volume does not include वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर। इस वॉल्यूम को वो इंक्लूड करता ही नहीं है, इस वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करता है। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा करके चलेंगे, इस बात को अपने दिमाग में फ्रेम करके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।